तो नहीं दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपको क्या बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसमें आपको देखिए, इसमें आपको हम पूरा मॉडल पेपर का सलूशन बताएंगे, ठीक है ना। पूरा मॉडल पेपर का सलूशन कि आपके मॉडल पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आपको एक एक क्वेश्चन का सलूशन भी इसमें बताने वाले हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे, चैनल तुरंत लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको सारे नए क्वेश्चंस मिलेंगे, पूरे मॉडल पेपर के क्वेश्चंस मिलेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो आपको अच्छी तरीके से हम बताने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ आप देखिए क्वेश्चन। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे ना, चैनल को तुरंत लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे, ठीक है ना, ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपके पास 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। क्या पूछे जाएंगे? 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। पहला देखिए आपके लिए क्या होंगे, बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न होंगे। प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प आपको चुनना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, क ख ग घ अंग, यानी 6 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। 6 क्वेश्चन में आपको 4 विकल्प आपको दिए जाते हैं, ठीक है ना। प्रति एकक कोष्टिका में 2 परमाणु कुल संख्या कितनी रहती है? 400 ml विलयन में 700 ग्राम क्या करने पर, NaOH घुला होने पर। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका क्वेश्चन क्या होगा, क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको करना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, यह आपको कर लेना है। जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनता है, तो जल अपघटन पर जो बेंजेमाइड है कैसे बनेगा, ठीक है ना। और RNH2CHCl3 प्लस KOH एल्कोहलिक में अभिक्रिया क्या कहलाती है। और RNA में उपस्थित क्षारक, ठीक है ना, क्षारक क्या होते हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। और क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस आपको इसमें दिए गए हैं, ठीक है ना। तो अब चलिए क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, सारे क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है ना। अभी आपको सोल्यूशन आगे यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ से आपको पूरा सोल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ से आपको पूरा सोल्यूशन इसका मिलने वाला है, ठीक। तो आप इसी बात पर जो भी स्टूडेंट नए हैं ना, वो चैनल को तुरंत लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देंगे और तुरंत ही शेयर कर देंगे, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है, प्रति एकक कोष्टिका में 2 परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होती है, ठीक है ना। कि कुल संख्या रहती है, मतलब अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्टिका, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 400 ml विलयन में 7 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो विलयन की मोलरता क्या होगी, तो विलयन की मोलरता क्या होगी, 0.437 मोल लीटर इनवर्स क्या होगी, 0.437 मोल लीटर इनवर्स होगी, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। प्रथम कोट अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, किसकी, प्रथम कोट अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, ठीक है ना। यस की पावर -1, सीमेंस की पावर -1। जल अपघटन में बेंजेमाइड बनाता है, जो जल अपघटन में बेंजेमाइड क्या बनाता है, बेंजोइक अम्ल बनाता है, क्या बनाता है, बेंजोइक अम्ल बनाता है, ठीक है ना। तो अगला देखेंगे, RNH2 प्लस 3 CHCl3 KOH एल्कोहलिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, कार्बिल अमीन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। क्या है, RNA में उपस्थित क्षारक क्या होता है, तो RNA में उपस्थित क्षारक होता है, क्या होता है, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और यूरेसिल होता है, ठीक। अब देखेंगे प्रश्न 2 के क की बात करेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन आपको इधर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो एक बार आप करिए, क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लीजिए, ठीक है ना। 2 का क क्वेश्चन देखिए क्या है, सिल्वर CCP जालक बनाता है, ठीक। और इसके क्रिस्टलों के एक्स किरण अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई 408.6 pm है, तो सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर
परमाणु द्रव्यमान यानी प्रश्न संख्या नंबर 2 की बात करेंगे। ज्ञात है कि सेल की एक कोर ए बराबर 408.6 pm या 4.086 × 10⁻8 सेंटीमीटर तथा आणविक संख्या Na बराबर 6.023 × 10⁻23। सिल्वर का आणविक भार 107.9। अतः इकाई सेल की घनत्व D बराबर 1 × m/d³ Na। ठीक है ना, चूँकि CCB संरचना के लिए n 1 बराबर 1, D बराबर कितना हो जाएगा 1 × 107.9 या 4.86 × 10⁻8³ × 6.23 × 10⁻23। ठीक है ना, D बराबर कितना हो जाएगा 107.9/40.90 या 2.63 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। चलिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन आपके लिए यही है ख नंबर कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होता है, किसी विलायक का विलयन में क्या कर रहा है, किसी विलायक का विलयन में वाष्प दाब सुक्त विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। राउल्ट ने सिद्ध किया कि वाष्प दाब का अवनमन केवल विलेय कणों के सांद्रण की प्रकृति पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर नहीं। ठीक है ना। विलायक के प्रारंभिक वाष्प दाब P0 पर के सापेक्ष विलयन में विलायक के वाष्प दाब में कमी P0⁻⁻1 डेल्टा P वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है तथा इसका मान विलेय के मूल अंश के बराबर होता है, जो निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित है। ठीक, डेल्टा P/P0 बराबर P0 - P/P0 बराबर x2/x1 + x2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलयन का मोल प्रभाज मूल अंश। ठीक है ना, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है ना, तो यहाँ प्लेटिनम ब्लैक से लेपित एक इलेक्ट्रोड है जो अम्लीय माध्यम में डूबा रहता है, जिसका विभव समस्त तापों पर 0 निर्दिष्ट किया गया है। H + AQ + E बराबर ½ H2G। ठीक है ना। आगे चलिए, यह एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का मानक इलेक्ट्रोड है जिसका विभव का मान निश्चित ताप पर ज्ञात किया जाता है तथा मानक इलेक्ट्रोड की सहायता से सेल के किसी भी निर्सिंगल इलेक्ट्रोड के विभव की गणना की जाती है। ठीक है ना। विद्युत अपोहन से आप क्या समझते हैं, यह आपको बताना है। तो यदि शुद्ध कोलाडी विलयन में विलेय पदार्थ केवल उस वैद्युत अपघट्य को हो तो इसे विद्युत क्षेत्र लगाकर उसमें घुलित पदार्थों को निकालने का प्रक्रम विद्युत अपोहन कहलाता है। ठीक, विद्युत क्षेत्र में अपोहन करने से विद्युत अपघट्यों की अशुद्धि शीघ्रता से दूर हो जाती है। यह विधि विद्युत अपघट्यों के निष्कासन को तीव्र नहीं करती है। उपयोगिता की बात करेंगे, यह विधि अशुद्ध कोलाडी विलयन के शुद्धिकरण के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक, संख्या नंबर 3 की बात करेंगे। इसमें क्या पूछ रहा है कि आप बिंदु दोषों के बारे में बताइए, ठोस में कितने प्रकार के दोष होते हैं वो आपको बताना है। पहला स्टाइकियोमेट्री दोष। ठीक है ना, क्या है स्टाइकियोमेट्री दोष, ये वे बिंदु दोष हैं जो ठोस की स्टाइकियोमेट्री को विक्षुब्ध नहीं करते। ठीक, इन्हें आंतर अथवा ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतर अथवा ऊष्मागतिकी दोष भी कहते हैं, क्योंकि पदार्थ को गर्म करने पर भी इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है। आधारभूत रूप से यह 2 प्रकार के होते हैं, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। ठीक है ना। पहला क्या है, रिक्तिका दोष, जब कुछ जालक स्थल रिक्त हो, क्या हो, जब कुछ जालक स्थल क्या हो, रिक्त हो, तब कहा जाता है कि क्रिस्टल में रिक्तिका दोष है। यह पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है। किसको, पदार्थ के घनत्व को क्या कर देता है, यह कम कर देता है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, उसका क्या आता है हमारा अंतराकाशी दोष। क्या आता है, अंतराकाशी दोष, जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थल पर पाए जाते हैं तब कहा जाता है कि यहाँ पर, तब क्या कहा जाता है, यहाँ पर क्रिस्टल में, किसमें, क्रिस्टल में, ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टल में अंतराकाशी दोष है। ठीक है ना, यह दोष
पदार्थ के घनत्व को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? पदार्थ के घनत्व को बढ़ाता है। यह दोषों को सरल रिक्तिका अथवा अंतराकाशी दोषों की बजाय फ्रैंकल और शाटकी दोषों की तरह दिखाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर ख नंबर की बात करेंगे। चलिए लिगेंड क्या होते हैं, एक दंतुर लिगेंड के बारे में आपको बताना है और ये कुछ अभिक्रियाएं दी थी जिसको आपको पूरा करना था। ठीक है ना। ऐसे लिगेंड जिनमें केवल एक ही दाता परमाणु उपस्थित होता है। कैसे लिगेंड? ऐसे लिगेंड जिसमें केवल एक ही दाता परमाणु उपस्थित होता है, अर्थात केंद्रीय परमाणु आयन को केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, एक दंतुर लिगेंड कहलाते हैं। जैसे NH3 H2O CO Cl OH आदि एक दंतुर लिगेंड हैं। ठीक है ना। चलिए ग्लूकोज की संरचना के बारे में बात करेंगे। ग्लूकोज संरचना क्या होती है? इसमें एक एल्डिहाइड CHO समूह होता है तथा एक प्राथमिक एल्कोहलिक समूह तथा 4 द्वितीयक एल्कोहलिक समूह होते हैं। इसका सामान्य सूत्र C6H12O6 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका फ्रक्टोज संरचना, इसमें एक कीटोनिक समूह CO तथा 2 प्राथमिक एल्कोहलिक समूह तथा 3 द्वितीयक एल्कोहलिक समूह उपस्थित होते हैं। फ्रक्टोज का सामान्य अणुसूत्र C6H12O6 है। ठीक है ना। संख्या नंबर 4 की बात करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 4 की बात करेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपको बताना है यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 का क 3 का घ। ठीक है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? शून्य कोट की अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, शून्य कोट की अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, उपरोक्त समीकरण में n का मान 2 है, F बराबर 96487। देखिए कुछ क्वेश्चन दिया गया है तो एक समीकरण आपको दिया हुआ था, इसमें देखिए, चलिए इसको छोड़ते हैं, क्वेश्चन को बाद में करते हैं इसको। ठीक है ना। वैद्युत कण संचलन क्या होता है, स्कंदन क्या होता है, इन दोनों टॉपिक पर आपको टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन यही था, 4 का ख नंबर क्वेश्चन यही है। तो जब कोई कोलाइड विलयन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में रखा जाता है तो उसके कण गति करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। कुछ विलयनों में एक कोलाइडी कण कैथोड पर तथा कुछ में एनोड पर एकत्रित हो जाते हैं। कोलाइडी कणों की वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में इस प्रकार गति करने की क्रिया वैद्युत कण संचलन कहलाती है। क्या कहलाती है? वैद्युत कण संचलन कहलाती है। स्कंदन की बात करेंगे तो छोटे छोटे कोलाइडी कणों का किसका छोटे छोटे कोलाइडी कणों का अनावेशित होने के फलस्वरूप, क्या होने के? अनावेशित होने के फलस्वरूप आपस में मिलकर बड़े कणों के रूप में अवक्षेपित होने की घटना अस्कंदन कहलाती है। क्या कहलाती है? अस्कंदन कहलाती है। उदाहरण तौर पर देखेंगे, हाइड्राइड लाल रंग के फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल में ऋण आवेशित पीले रंग का आर्सेनिक सल्फाइड सॉल मिलाने पर स्कंदन हो जाता है, जिससे विलयन रंगहीन हो जाता है। क्या हो जाता है? विलयन रंगहीन हो जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एनिलीन से नाइट्रीकरण की विधि। ठीक है ना। एनिलीन के नाइट्रीकरण की विधि को आपको समझाना है। ठीक है ना। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, एनिलीन के सीधे नाइट्रोकरण को क्या कहते हैं? एनिलीन के सीधे नाइट्रोकरण से नाइट्रो व्युत्पन्नों के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? नाइट्रो व्युत्पन्नों के अतिरिक्त अन्य कोलाइडी ऑक्सीकरण उत्पाद भी बनते हैं। क्या बनते हैं? अन्य कोलाइडी ऑक्सीकरण उत्पाद भी बनते हैं। इसके अलावा प्रबल अम्लीय माध्यम में एनिलीन प्रोटॉन ग्रहण कर एनिलियम आयन बनाती है, जो मेटा निर्देशक है। इसी कारण आर्थो एवं पैरा व्युत्पन्न के अलावा मेटा व्युत्पन्न भी महत्वपूर्ण मात्रा में बनती है। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। तो NH2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? NH2 HNO3 H2SO4 प्लस 288 के। ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? NH3 NO2 NH2 NO2 47%, NH2 NO2 2% आपके लिए हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? एसिटिलीन अभिक्रिया द्वारा NH2 समूह का परिरक्षण करके नाइट्रोकरण अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है और पैरा नाइट्रो व्युत्पन्न को मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, NH2 CH3CO की होल पावर 2 की O पीरियडीन जिसे आप कहते हैं,
NHCOCH3 जिसे आप क्या कहते हैं, एस्टेनल्डिहाइड कहते हैं। HNO3 प्लस कामा H2SO4 288 के, ठीक है ना। इसे NHCONH3CH3 ये पी नाइट्रो एसिटेनिलाइड है, जो क्रिया करके क्या बनाएगा, पी नाइट्रो एनिलीन बनाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए ग्लूकोज की जब हम किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, NH2 के, यानी कि हाइड्रॉक्सिल एमीन यानी कि NH2OH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड NaOH CHOH का होल 4 CH2OH ग्लूकोज ऑक्सीम बनाएगा, ठीक है ना। सेकंड नंबर की बात करेंगे HCN के साथ अभिक्रिया, CHOH का होल 4 CH2OH प्लस HCN से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, CnCHOH का होल 4 CH2OH, जिसे आप क्या कहेंगे, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन कहेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, परासरण दाब किसे कहते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। चलिए ध्यान दीजिएगा, परासरण दाब किसे कहते हैं, ठीक है ना। एक विलयन का परासरण दाब यह अतिरिक्त दाब है, क्या है, यह अतिरिक्त दाब है जो परासरण को रोकने अर्थात विलायक के क्या करने पर, परासरण को रोकने तथा विलायक के अणुओं को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन में जाने से रोकने के लिए लगाया जाता है, ठीक है ना। आगे परासरण दाब एक अणुसंख्य गुण है, क्या है, अणुसंख्य गुण है जो कि विलेय की अणुसंख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा, विलेय की अणुसंख्या पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर, ठीक। तनु विलयनों के लिए प्रायोगिक तौर पर यहाँ पाया गया कि परासरण दाब दिए गए ताप T पर मोलरता C के समानुपातिक होता है, अतः परासरण दाब पाई बराबर CRT, जहाँ पाई क्या है, परासरण दाब एवं R क्या है, गैस नियतांक है। C बराबर N2/V या पाई बराबर N2/V RT, जहाँ X2 क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। परासरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जहाँ V विलेय के X2 मोलों को रखने वाले का आयतन लीटर में है, यदि M2 मोलर द्रव्यमान का W2 ग्राम विलेय विलयन में उपस्थित हो, तब हम X2 बराबर क्या हो जाएगा, W2/M2 एवं पाई V बराबर W2RT/M2, जहाँ M2 बराबर क्या है, W2RT/पाई V, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, अतः राशियों W2 T पाई एवं V के ज्ञात होने पर विलेय का मोलर द्रव्यमान परिकलित किया जा सकता है, ठीक है ना। ख नंबर की बात करेंगे, शून्य कोट अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए इकाई, ठीक है ना। शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। सूत्र, ये मोल की पावर 1 माइनस एक्स या 1 की पावर x माइनस 1 सेकेंड की पावर 1 से शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए x बराबर 0, तो मोल की पावर 1 माइनस 0 1 की पावर 0 माइनस 1 सेकेंड की पावर -1, यानी कि मोल लीटर की पावर -1 सेकेंड की पावर -1, ठीक है ना। चलिए शून्य कोट अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। तो शून्य कोट की अभिक्रिया का अर्थ होता है ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग अभिक्रिया की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती हो, ठीक है ना। अभिक्रिया R बराबर P पर विचार करें, यानी dr बराबर kr की पावर 0 किसी मात्रा पर शून्य घातांक का मान इकाई होता है, अतः वेग बराबर dr/dt k/1 या dr बराबर -k/dt, दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या होगा, r बराबर -kt प्लस c, जहाँ c क्या है, समाकलन स्थिरांक है, समीकरण नंबर 1। t बराबर 0 पर अभिक्रियक R की सांद्रता R 0 है, जहाँ R0 अभिक्रियक की प्रारंभिक सांद्रता है, ठीक है ना। समीकरण 1 में R बराबर 0 का मान रखने पर R बराबर 0 बराबर -k/0 + 1 C का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। चलिए R बराबर -kt प्लस R0 k बराबर R0 माइनस R, यह शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक है, ठीक है ना। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, सामान्य रूप से इन तत्वों के बाह्य कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d की पावर 1 - 10 ns की पावर n-1 - 2, ठीक है ना,
n-1 आंतरिक डी कक्षकों को इंगित करता है जिनमें 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तथा बाह्यतम ns कक्षक में 1 अथवा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, परंतु n-1 डी अथवा ns कक्षकों की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर है, के कारण इस सामान्य नियम के अनेक अपवाद हैं। पुनश्च अर्ध एवं पूर्ण भारित कक्षकों का स्थायित्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। आंशिक रूप से भारित डी कक्षकों के कारण ये तत्व कुछ अभिलाक्षणिक गुण दर्शाते हैं, जैसे अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं, रंगीन आयनों का बनना तथा अनेक प्रकार के लिगेंडों के साथ संकुल निर्माण आदि। ठीक है ना। संक्रमण तत्वों के 3 अभिलाक्षणिक गुण। ठीक। ऑक्सीकरण अवस्था, तो ये तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके बाह्यतम कक्ष की यस उपकोष बाह्यतम कक्ष में पहली बार कक्ष की दी उपकोष की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर होता है। रंगीन लवणों का बनना, जिन संक्रमण तत्वों में डी कक्षक पूर्ण होते हैं वे रंगहीन होते हैं क्योंकि इनमें डी संक्रमण नहीं होता है, अर्थात दृश्य स्रोत के प्रकाश का शोषण नहीं होता। जिन संक्रमण तत्वों के डी कक्षक अपूर्ण होते हैं उनके विलयन रंगीन लवण बनाते हैं क्योंकि डी कक्षक अपूर्ण होने के कारण इनमें डी संक्रमण होता है। संकुल निर्माण की बात करेंगे। संक्रमण तत्व अनेक संकुल यौगिकों की रचना करते हैं। इनका मुख्य कारण है कि धातु आयनों के आकार का छोटा होना, धातु आयनों पर उच्च आयनिक आवेश तथा आबंधों के बनने के लिए डी कक्षकों की उपलब्धता। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, उपसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं, उसकी संपूर्ण आपको संक्षिप्त में क्या करना है, उसके नियम को बताना है। ठीक है ना, उसकी अभिधारणाओं को भी बताना है। ठीक, तो सर्वप्रथम स्विस वैज्ञानिक अल्फ्रेड वर्नर 1866 से 1919 में उपसंयोजन यौगिकों की संरचनाओं के संबंध में अपने विचार प्रतिपादित किए। उन्होंने अनेक उपसंयोजन यौगिक बनाए तथा उनकी विशेषताएं बताई एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक व्यवहार का सामान्य प्रायोगिक तकनीकों द्वारा अध्ययन किया। वर्नर ने धातु के लिए प्राथमिक संयोजकता तथा द्वितीयक प्रतिपादित संयोजकता की धारणा प्रतिपादित की। वर्नर ने 1898 में उपसंयोजन यौगिकों का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत की मुख्य अभिधारणाएं निम्नलिखित हैं। पहला नंबर क्या है, उपसंयोजन यौगिकों में धातुएं 2 प्रकार की संयोजकता दर्शाती हैं, प्राथमिक एवं तथा द्वितीयक। प्राथमिक संयोजकताएं सामान्य रूप से आयननीय होती हैं तथा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्टि होती हैं। ठीक है ना। धातु से द्वितीयक संयोजकता से आबंधित आयन समूह विभिन्न उपसंयोजन संख्या के अनुरूप द्विक स्थान में विशिष्ट रूप से व्यवस्थित रहते हैं। उन्होंने एक भी अवधारणा की जो संक्रमण तत्वों के अवसामान्य यौगिकों में सामान्यतः अष्टफली, चतुष्फलकी व वर्ग समतली ज्यामिति पाई जाती है। इस प्रकार CONH3 का होल 6 की पावर 3, COClNH3 की पावर 5 2+, PtCl4 2 की पावर 5 प्रथम चतुष्फलकी की वर्ग समतली है। 6 के क की बात करेंगे। 3 अंतरा हैलोजन यौगिकों को बनाने की क्रियाविधि का रासायनिक समीकरण और 2 उपयोग लिखिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, जब 2 भिन्न हैलोजन एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तब अंतरा हैलोजन यौगिक बनते हैं, जिन्हें सामान्य संघटकों XX', XX3 का डैश, XX5 का डैश तथा XX7 से प्रदर्शित किया जा सकता है, जहां X बड़े आकार वाला हैलोजन है तथा X' छोटे आकार एवं XX' की तुलना में अधिक विद्युत धनात्मक है। अंतरा हैलोजन यौगिकों के बनने की विधि का रासायनिक समीकरण आपके लिए क्या हो जाएगा। अंतरा हैलोजन यौगिक सीधे संयोग द्वारा किसी हैलोजन की एक निरंतर अंतरा हैलोजन यौगिक पर अभिक्रिया द्वारा बनाए जा सकते हैं। निर्मित उत्पाद कुछ विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर Cl2 + F2 437 केल्विन पर क्रिया करके क्या बनाएगा, 2ClF। ठीक है ना। और Cl2F2 3F2 आधिक्य में क्या बनाएगा, 2ClF3 बनाएगा। ये आपको लिखना। गुण की बात करेंगे तो ये सभी सहसंयोजक अणु होते हैं और प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। ClF के अतिरिक्त जो कि 298 K पर गैस है, ये सभी वाष्पशील ठोस या द्रव हैं। इनके भौतिक गुण अवयवी हैलोजनों के मध्यवर्ती हैं। ठीक है ना। चलिए
अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उपयोग की बात करेंगे। उपयोग में देखेंगे अंतर हैलोजनों यौगिक फ्लोरीनीकरण कारण होते हैं जो अजलीय विलायकों की तरह उपयोग में लाए जा सकते हैं। ClF3 का Bl3 का उपयोग यूरेनियम 235U के संवर्धन हेतु UF6 के उत्पादन में किया जाता है। तो US ठोस Cl3F31 UF6 गैस ClClF, ठीक है ना। 6 के ख की बात करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो इस क्वेश्चन को आपको कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, 3 अंतरा हैलोजनों का हमने आपको कराया। निम्नलिखित 3 पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी आपको यहाँ पूछा है, बेंजीन क्लोरोबेंजीन के साथ हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया तथा वुड्स अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। तो कुछ रासायनिक समीकरण आपके दिए हुए जिसको आपको पूर्ण करना है, ठीक है ना। जैसे ही आपके रासायनिक समीकरण दे दिया गया है, ठीक है ना, तो इसको आपको पूर्ण करना है, ठीक है ना, पूर्ण करना है। यहाँ पे आपको लिख लेना है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।